नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल मिश्रा और आज मेरे साथ है सर्वेश तिवारी जी, जो बाबा तिवारी जी के नाम से भी जाने जाते हैं। ये यमुना पार के विकास मंच अध्यक्ष हैं और जिला पंचायत सदस्य भी हैं। इन्होंने 2 बार मेजा से विधानसभा चुनाव भी लड़ा है। सर्वेश तिवारी जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को बाबा तिवारी की तरफ से नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि मैंने अभी आते वक्त रास्ते में कई जगह देखा, वॉल राइटिंग्स पे लिखा था कि मेजा की मजबूरी बाबा तिवारी। ऐसा क्यों है कि यहाँ के लिए आप इतना महत्वपूर्ण हैं? महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि राजनीति में मजबूरी शब्द शायद कहीं आपने पढ़ने में मिस्टेक किया होगा। मेरा ये नारा है कि जेठ दोपहरी आधी रात बाबा तिवारी सबके साथ जी। और मैं लगभग 2005 से मेजा के हर समस्याओं को लेकर थाने, चौकी, अदालत से बिजली, पानी, सड़क, मेजा का मैं मानता हूं कि मेजा का जब आम आदमी प्रताड़ित होता है, जब उसके साथ कहीं न कहीं अन्याय होता है, तो उसको अगर कोई दरवाज़ा मेजा विधानसभा में मिलता है तो इकलौता बाबा तिवारी का दरवाज़ा मिलता है, जहां वो बेहिचक आ सकता है अपनी बात। उसको यहाँ आने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जी। मैं बहुत साधारण परिवार का लड़का हूँ और साधारण तरीके से मैं अपना जीवन यापन करता हूँ, इसलिए लोगों को आने जाने में मेरी यहाँ कोई असुविधा नहीं होती और रात के 12 बजे भी हर व्यक्ति के लिए मेरा दरवाजा खुला है। इसीलिए इस तरह के नारे मेरे टीम के लोगों ने वॉल राइटिंग कराई है, मेरे टीम के साथ। अच्छा जी। हम ये आपसे जानना चाहेंगे बाबा तिवारी जी कि हम लोगों ने ये जाना है कि आपने विधानसभा चुनाव कांग्रेस से लड़ा, फिर आपने निर्बल शोषित पार्टी से लड़ा, फिर आपने बीजेपी को ज्वाइन किया, फिर बाद में पता चला आपने बीजेपी को भी छोड़ दिया। तो ऐसे में जरा ये बताइए कि बिना किसी बड़ी पार्टी के आप राजनीति को कितना स्थायी मानते हैं? देखिए, राजनीति में वास्तव में मैं कांग्रेस में ही स्थायी रूप से राजनीति में था। 15 साल तक मैं कांग्रेस में रहा, राष्ट्रीय पदाधिकारी भी, मैं यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहा। कांग्रेस ने मुझे एक बार चुनाव भी लड़ा, गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी की 2017 की बात है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हुआ जी। तो मैं लगातार हम लोग 27 साल यूपी बेहाल का नारा दे रहे थे, समाजवादी पार्टी का मोर्चा खोल रहे थे। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ मेरे कई आंदोलन हुए। जब मुझे पता चला कि ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया, हमने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। उसके बाद इंडियन निर्बल शोषित पार्टी जो निषाद पार्टी, उन्होंने मेरा समर्थन किया और मैं चुनाव लड़ा। मेरा ये मानना हमेशा से राजनीति में रहा है कि कर्मभूमि, जन्मभूमि को तवज्जो देना चाहिए और उसी के बलबूते आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेजा के नौजवानों के बलबूते हूँ, इसलिए मैं पार्टी को महत्व नहीं देता, मैं मेजा के हित के लिए। और आपने अभी एक बात कही मुझसे कि आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। सच्चाई ये है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा नहीं है। मेरी पत्नी जिला पंचायत चुनाव लड़ रही थी, मैंने टिकट मांगा, भारतीय जनता पार्टी ने मेरी पत्नी को टिकट नहीं दिया। मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और मेरी पत्नी लगभग 2200 मतों से जिला पंचायत की सदस्य हुई। पार्टी ने निष्कासित किया। मेरे छोड़ने और निष्कासित में डिफरेंट होता है। पार्टी ने निष्कासित किया मुझे, जबकि भारतीय जनता पार्टी में मैंने पूरे काशी क्षेत्र में सबसे ज्यादा सदस्यता अभियान कराया था जब सदस्यता अभियान चला, लेकिन पार्टी ने मुझे निष्कासित किया। बाद में चुनाव के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होने लगा तो पार्टी मुझे बुला रही थी कि आप वापस पार्टी में आ जाइए। मैंने कहा नहीं, मैं अब इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से मैं राजनीति करूंगा। यमुना पार विकास मंच संगठन है, उसी के मैं माध्यम से गरीबों की, मजलूमों की लड़ाई लड़ता हूं, लोगों की जो बन पड़ता है मदद करता हूं। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, बीजेपी ने आपके साथ कुछ खास अच्छा सलूक तो नहीं किया जी। ऐसे में हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आपको रीता जोशी जी के बहुत करीबी माना जाता है। जी। तो बाबा तिवारी जी, हमें ये बताइए कि जब आप रीता जोशी जी के इतने करीबी हैं, तो ऐसे में जब भी आपने 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा है, तो फिर बीजेपी ने जिला पंचायत में किसी और को कैसे उतार दिया? देखिए, पार्टी की अपनी अपनी सोच होती है। कुछ पार्टी में हो सकता है ऐसे लोग रहे हों जिनको मेरी संघर्ष की राजनीति, ईमानदारी की राजनीति न पसती रही हो। उनको लगता हो कि अगर ये जिला पंचायत पार्टी से हो जाएगा तो फिर आगे विधानसभा का टिकट मांगेगा, पार्टी इसको टिकट दे भी देगी। कुछ लोगों ने, मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व को गुमराह करने की कोशिश की है। अब मेरे सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र है, हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ चुनावी व्यवस्था बनाई गई है। चुनाव में जिसके साथ जनता रहती, वही मेरा मानना, वही नेता होता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व को भी कोई भ्रमित कर हाँ, निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व तक पूर्ण रूप में जानकारी नहीं पहुंच पाई। अच्छा। और गुमराह किया गया है।
मैं उससे कतई भी विचलित नहीं हूँ। जी मेरा मानना है कि पार्टी कार्यकर्ता बनाती है, जनता नेता बनाती है। जी और मैं निश्चित रूप से मेजा में विधायक भले ही कोई और बना हो, लेकिन जनता के दिलों में बाबा तिवारी बैठते हैं, इस बात का मुझे भरोसा है। बाबा तिवारी जी, हमें ये बताइए कि अवसरवादी राजनीति जो होती है वो जनता का कैसे नुकसान करती है? अवसरवादी राजनीति जनता का नुकसान करती है, उसके लिए कहीं न कहीं जनता जिम्मेवार है। जनता नेताओं के ऊपर तो दल बदल बताती है कि आपने दल बदला, लेकिन मैं उन्हीं जनता से पूछना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, समय के साथ जनता भी तो परिवर्तित होती है जी। परिस्थितियां इंसान को अवसरवादी बनाने पर नेताओं को भी मजबूर करती है और जनता को भी मजबूर करती है, मेरा मानना है। परिस्थितियां, बस मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, चूँकि हमारी राजनीतिक गुरु रही रीता बहुगुणा जोशी, वो यहाँ चुनाव लड़ने आई और उन्होंने कहा कि तुमको ज्वाइन करना, हमने कहा, उनके आदेश का पालन किया और मैंने चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी जो कभी भी, आप देखिए पार्लियामेंट के चुनाव में इससे पहले मोदी वेव ज्यादा था, जब श्यामाचरण गुप्ता जी सांसद बने थे, फिर भी वो मेजा विधानसभा नहीं जीत पाए थे। हर जगह पार्लियामेंट में जीते लेकिन मेजा नहीं जीते। इस बार सपा बसपा मिलकर लड़ी चुनाव पार्लियामेंट में, फिर भी मेजा सांसद जी जीती। उसका कारण है कि 15 से 20 हजार नौजवानों की व्यक्तिगत मेरी टीम है। तो आप मुझे ये बताइए कि 2022 में आप कहां से लड़ना चाहेंगे? किसी बड़ी पार्टी से लड़ना चाहेंगे या अपने खुद के मंच तले जो आपका बैनर है यमुना पार मैं काम कर रहा हूं, जनता के बीच संघर्ष कर रहा हूं, लोगों के बीच जा रहा हूं अपने मंच यमुना पार विकास मंच के माध्यम से। जिस भी दल को मेजा का विधायक चाहिए होगा, अपना एमएलए चाहिए होगा, वो दल मुझे बुलाकर टिकट देगा, इस बात का मुझे भरोसा है। मैं काम कर रहा हूं जनता के बीच में। जी। मेजा में ये हवा चल रही है, सब बात कर रहे हैं कि बाबा तिवारी जो है वो बहुजन समाज पार्टी से ये टिकट पाना चाहते हैं। तो ऐसे में आप मुझे ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी का मेजा में क्या समीकरण है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी राजनीति में, देखिए, नेताओं के लिए हर विकल्प खुले रहते हैं। जी। मैं तो अभी किसी दल में नहीं हूँ। अगर बहुजन समाज पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ूंगा और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी का अच्छा समीकरण रहा है मेजा में। इसके पहले भी विधायक 2007 में बहुजन समाज पार्टी जीती है। तो प्रत्याशी पर बहुत कुछ निर्भर करता है, बहुजन समाज पार्टी कैसा चुनाव लड़ेगी। मेरा मानना है कि चुनाव प्रत्याशी पर बहुत निर्भर करेगा। अच्छा। चूँकि आप जानती हैं कि जाति राजनीति कहीं न कहीं बहुत तेजी से हावी हो रहा है। राष्ट्र की राजनीति पर भी जातीय राजनीति हावी हो जाता है। अच्छा, तो आप बहुजन समाज पार्टी से ही लड़ना चाहते हैं, ये बात तो सच है? अभी ऐसा कुछ नहीं है, तय नहीं है। अच्छा। अगर बहुजन समाजवादी पार्टी मुझे टिकट देगी तो लड़ूंगा। अभी तो मेरे लिए तीनों दल के विकल्प खुले हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अगर कहीं से मेरी बात बन जाती है, वो दल जो मेजा के हितों के लिए मुझे खुली छूट देंगे कि मैं मेजा के हितों के लिए लड़ सकूं, मेजा के हितों और मेजा के विकास की बात करके जो दल मुझे संतुष्ट करेगा कि हाँ तुम मेरे साथ आओ, मेजा का हित, मेजा का विकास कहीं से बाधित नहीं होगा। अच्छा, जैसा कि आप मेजा के विकास की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि हम लोग अगर सिर्फ मेजा की बात करें तो ऐसे में मेजा की मुख्य समस्या क्या है? क्योंकि मेजा तो विकसित दिखाई दे रहा है। देखिए, मेजा विकसित सदैव, पूरे इलाहाबाद जिले में मेरा मानना है कि मेजा सदैव विकास की पंक्ति पर अग्रणी था। इसी मेजा ने प्रधानमंत्री यहाँ से आदरणीय स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हुए हैं। तो पूरे जिले में मेजा विकास में हमेशा से पहले था, लेकिन आज मेजा में मुख्य रूप से जो समस्या है वो बिजली कटौती चरम पर है। और सबसे बड़ी जो समस्या है बेरोजगारी की है। मेजा का नौजवान पढ़ लिख कर पलायन कर रहा है, मजबूर है बॉम्बे दिल्ली जाने के लिए, छोटी छोटी नौकरियों के लिए। तो मेरा मानना है कि मेजा में बहुत से पहाड़ी क्षेत्र खाली हैं, यहाँ पर एक मुख्य रोजगार का बिंदु होना चाहिए। हमारे यहाँ देखिए एनटीपीसी लगा, लेकिन स्थानीय स्तर पर लाभ उसका मेजा के नौजवानों को नहीं मिल पा रहा है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं प्रयास करूंगा कि कम से कम 40% मेजा के नौजवानों को एनटीपीसी में नौकरी मिले। अच्छा, मैंने आज तक आपकी जितनी भी खबरें पढ़ी है बाबा तिवारी जी, वो ऐसी होती हैं कि आप हमेशा मेजा की समस्याओं से लड़ते हुए दिखाए गए हैं। तो ऐसे में मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से किस विधायक ने आज तक मेजा का सबसे ज्यादा विकास किया है? गमा पांडे जी का कहना है कि उन्होंने सबसे ज्यादा किया है, तो क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं? मैं पिछले अगर 15 सालों में अगर 3 विधायकों का देखा जाए इतिहास, जब से मेजा विधानसभा
माननीय कलेक्टर पांडे जी, माननीय गामा पांडे जी और वर्तमान विधायक। मैं मानता हूं कि तीनों विधायकों की अपेक्षा गामा पांडे जी ने बेहतर काम किया था। इस बात से मैं सहमत हूँ। अच्छा, तो आप वर्तमान विधायक जो है नीलम करवरिया जी, उनके काम से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, काम अब तो उनके काम का रिपोर्ट कार्ड जनता देगी, बहुत नज़दीक आ गया है। अब मैं कुछ कहूँ ये उचित नहीं है, जनता सब जानती है। आप भी मेजा के एक निवासी हैं, उस हिसाब से आप मैं मेजा के जान, तो मैं निश्चित रूप से उनके कार्य से संतुष्ट नहीं हूँ। जितनी अच्छा। तीव्र से सरकार थी प्रदेश में, देश में सरकार थी, जितनी तीव्र गति से मेजा का विकास होना चाहिए था, विकास नहीं हुआ। मेजा में बड़ा दुर्भाग्य है। मैं तो कहता हूँ 15 सालों में, चाहे कलेक्टर पांडे जी रहे हों, चाहे आदरणीय गामा पांडे जी रहे हों और वर्तमान विधायक जी, मेजा की एक भी मूलभूत समस्या रोजगार को लेकर सदन में कोई विधायक लड़ा नहीं। इस बात की मुझे पीड़ा रहती है और हमेशा रहेगी। जब तक विधायक लोग सदन में लड़ेंगे नहीं, अपने नेता के सामने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर चर्चा नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि क्षेत्र में रोजगार लग पाना संभव है। अच्छा, यहाँ मैं लेना चाहूंगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाबा तिवारी जी, मुझे ये बताइए कि अगर सपा से पूर्व विधायक और भाजपा से जो अभी की विधायिका हैं वे, और ऐसे में अगर वे चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसे में बसपा का समीकरण क्या होगा? मुझे लगता है, देखिए बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। मुझे लगता है कि दोनों पूर्व विधायकों को तो भी जनता देख ली है और वर्तमान विधायक को देख ही नहीं। अगर मुझे मौका मिलता है पार्टी द्वारा, देखिए मुख्य रूप से आज प्रदेश में 3 पार्टियां, सपा, बसपा और भाजपा है लड़ाई में जी। अगर पार्टियों में मुझे मौका मिलता है तो निश्चित रूप से जनता मेरा साथ देगी, इस बात का मुझे भरोसा है। क्योंकि 15 सालों से 17 सालों से मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। आप जनता के बीच कहीं भी 10 आदमी से आप पूछिए, 10 लोगों से पूछिए मेजा में कि मेजा में सबसे बेहतर नेता कौन है, तो निश्चित रूप से 10 में 7 लोग मेरा नाम लेंगे। बात मुझे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं काम करता हूं तो लोग, मेजा के लोग मुझे अपना नेता मानते हैं। मैं तो जितने भी नेता हैं जो वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक हैं, जो मानते हैं कि वो खुद में नेता हैं, मैं उनसे खुला चैलेंज आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं। अगर दम हो तो बिना झंडे कराकर मुझसे कोई भी चुनाव लड़कर जीत लें, मैं राजनीति छोड़ दूंगा और जिंदगी भर उनकी गुलामी करूंगा। ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। जी बाबा तिवारी जी, हम लोगों ने ये भी सुना है कि नीलम करवरिया जी के बारे में ये कहा जाता है कि वे बाहरी हैं। कई सारे लोग एक बात कहते हैं, तो ऐसे में आप मुझे ये बताइए कि उनका घर तो आपके काफी पास में ही है, तो ऐसे में बाहरी होने का पैमाना क्या है? देखिए, गांव में 1-2 पीढ़ियों तक लोग बाहर से आए लोगों को बाहरी बोलते हैं। अच्छा। आप घर बनवा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन 1-2 पीढ़ी तक परंपरागत, अब जब उनके नाती पनत होंगे, हाँ। तब वो यहाँ रहने लगेंगे, तो हो सकता है कि हम लोगों के नात पनत और बच्चे इस बात को माने कि हमारे गांव के हैं। आप अगर गांव से जुड़ी हुई होंगी तो जानती होंगी, कोई अपने ननिहाल में या ससुराल में जाकर बस जाता था, तो हमारे गाँव में हम लोगों के यहाँ बोलते हैं कि पाही आई है। पाही आए हैं मतलब परमानेंट यहाँ रहने नहीं आए हैं। तो ये हम लोगों के यहाँ कहावत है। मुझे लगता है कि पाही के रूप में वो घर बना हुआ है। अच्छा। विचरण का एक केंद्र बना हुआ है। निश्चित रूप से जब वो मेजा छोड़कर जाएंगी तो ये न घर रहेगा न उनका नाम रहेगा। तो आपको पूरा विश्वास है कि वे घर छोड़ के जाएंगे? हाँ, न बात देखिए, बाहरी होता है। किसी पार्टी के दम पर वेब में कोई विधायक बन जाए, नेता नहीं हो सकता। पार्टियों के दम पर कोई जीत कर विधायक हो सकता है, मेरा मानना है। वो नेता नहीं हो सकता। अच्छा। नेता वो होता है जिसके साथ जनता होती है। अच्छा। विषम परिस्थितियों में भी। अच्छा, बाबा तिवारी जी, आप 2022 के चुनाव में क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, मैं देख रहा हूँ चूंकि अब धीरे धीरे नौजवान सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से एक्टिव है। सोशल मीडिया का युग आ गया है। जब मैं 2012 में चुनाव लड़ा था तो मैं उस समय फेसबुक पर कोई पोस्ट डालता था, मुश्किल से 4 या 5 कमेंट आती थी, 7 कमेंट, 10 लाइक, 15 लाइक। आज सोशल मीडिया का लगभग हर दूसरा नौजवान फेसबुक यूज करता है, इंस्टाग्राम यूज करता है, ट्विटर यूज करता है। आज हम लोगों की 1 घंटे में 1,000 लाइक्स और कमेंट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अब नौजवान जागरूक हो रहा है। धीरे धीरे चैनल के लोग भी और मीडिया सब लोग जागरूक हो रहे हैं और अच्छे नेताओं का चयन करेंगे। इस बार मेजा का नौजवान, मुझे भरोसा है। बाबा तिवारी जी, आप हमें ये बताइए कि आप अखिलेश जी, योगी आदित्यनाथ जी
प्रियंका गांधी जी और मायावती जी, इनमें से आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सबसे अच्छा मुख्यमंत्री, देखिए मुझे लगता है कि जो नाम आपने व्यक्तिगत रूप से बताया, इसमें अभी तक का जो कार्यकाल था, देखिए कांग्रेस के समय में तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर कार्यकाल चलता था। अच्छा। अभी कांग्रेस उस परिस्थिति में नहीं है कि प्रियंका जी मुख्यमंत्री के दौर में आ सके। जी। और बहन मायावती जी का निश्चित रूप से कार्यकाल शासन के प्रति बेहतर था। योगी जी ने भी प्रशासन अच्छा चलाया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक जो ठप्पा लगा है, जातिवादता का ठप्पा अच्छा। लगा है, इसके कारण उन पर उन्हें संशय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की जनता देखती है। रही बात अखिलेश यादव की, मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव बेहतर नेता है, अच्छा। लेकिन कहीं न कहीं उनके अंदर जातिवादता कूट कूट के भरी है। जबकि मुलायम सिंह यादव जी सर्व समाज को लेकर साथ में चलने का काम करते थे। मुलायम सिंह यादव जी सबको साथ में अपने अगल बगल बैठाते थे, लेकिन कहीं न कहीं अखिलेश यादव जी को मैं जातिवादी नेता के रूप में मानता हूं। अच्छा। ये मेरा मानना है, और जातिवादी बनना उनकी मजबूरी है, जो मुझे लगता है बहुत दिल की बात है, क्योंकि उन्हें उनके जो परिवार की लड़ाई चल रही है, उनके शिवपाल, उनके चाचा शिवपाल यादव और अखिलेश यादव जी की, तो शिवपाल यादव जी को ये सिद्ध करना है कि वो यादवों के नेता हैं। अच्छा। इसलिए वो जातिवादीपन अपने आप को ज्यादा दिखा। मुलायम सिंह यादव जी को सिद्ध नहीं करना था कि वो यादव के नेता हैं। वो यादवों के नहीं, सर्व बिरादरी के भी नेता थे, यादव के तो इकलौते नेता थे। आज शिवपाल और अखिलेश की लड़ाई की वजह से आप समझिए, शिवपाल अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं कि मैं यादव का नेता हूँ, अखिलेश यादव अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं। तो आपको अगर एक का नाम लेना हो तो आप किसका नाम लेंगे? इन सारे नेताओं में से आपके हिसाब से बेस्ट कौन है? बेस्ट मेरे हिसाब से नेताओं में प्रियंका गांधी बेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि आपका झुकाव कांग्रेस की नहीं, तरफ नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपने पूछा कि बेहतर नेता कौन है। अच्छा। तो इन चार नेताओं का जो नाम लिया आपने, उसमें प्रियंका गांधी अच्छा। बेहतर है, इसमें कोई दो। बाबा तिवारी जी, एक युवा नेता होने के नाते आप हमें ये बताइए कि 2022 के चुनाव में आप उत्तर प्रदेश की जनता के क्या चुनावी मुद्दे देखते हैं? बहुत बेरोजगारी बहुत प्रबल मुद्दा है, चरम पर है। आप सब कह सकती हैं आप कि कोरोना के बाद से हर नौजवान, हर तीसरा दूसरा नौजवान बेरोजगार हुआ है। जो लोग बाहर दिल्ली बम्बई काम भी करते थे कंपनियों में, आज वो कहीं ना कहीं अपने घरों के लिए पलायन कर चुके हैं, मजबूरी में घर का काम कर रहे हैं, किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि महंगाई और बेरोजगारी बहुत ही प्रबल मुद्दा है। महंगाई तो आप देख ही रही हैं, जो डीजल और पेट्रोल आज से 5 साल पहले 64 रुपये 65 रुपये में डीजल मिलता था, आज 92 रुपये में मिल रहा है। सरसों का तेल 75-80 रुपया में हुआ करता था, आज 180 रुपये और 200 के आसपास है। महंगाई और बेरोजगारी मैं प्रमुख मुद्दा मानता हूँ इस समय। जी। क्या आप 2022 के चुनाव में ध्रुवीकरण देख रहे हैं? जातीय ध्रुवीकरण या धार्मिक ध्रुवीकरण? दोनों ही। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं जात के राजनीति में फंसती जा रही है। अच्छा। पहले तो हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाकर लोगों को उन्होंने देश और प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया। अब कहीं न कहीं जातीय आरक्षण में भारतीय जनता पार्टी भी फंसती जा रही है। तो ध्रुवीकरण होना तय है, अंत में ध्रुवीकरण हो जाता है जाति, धर्म, मजहब के नाम पर। लेकिन कहीं न कहीं नौजवानों को इसको रोकना होगा, और मैं इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के नौजवानों से अपील भी करना चाहता हूं कि विकास के मुद्दे पर ही वोट पड़ने चाहिए, जाति, धर्म, मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट नहीं पड़ना चाहिए। बाबा तिवारी जी, आज आप प्रदेश में बीजेपी जैसी एक बड़ी पार्टी से लड़ते हुए किसे देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी को या बहुजन समाज पार्टी को? नहीं, अभी तो फिलहाल समाजवादी पार्टी ही लड़ाई में दिख रही है। इधर बहुजन समाजवादी पार्टी भी रेस में है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब आने वाले समय में तय होगा कि कौन अपने आप को कितना जनता के बीच लेकर जाएगा, कौन जाति समीकरण, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीति में मजबूरी है, जो कौन अपने जाति समीकरण की गोट, शतरंज की तरह ये चुनाव होता है, कौन अपने गोट कहाँ कितना फिट कर लेता है। जो गोट फिट करने में माहिर हो जाएगा उसकी सरकार बन जाएगी। जी, मैं मेजा की राजनीति पे वापस लौटना चाहूंगी। आप हमें ये बताइए बाबा तिवारी जी कि आपका क्या रोड मैप है मेजा के विकास के लिए? देखिए, मेरा मानना है कि मेजा में तो सबसे पहले कहीं ना कहीं एक चाहे छोटी ही कंपनी लगे, चाहे 1000 ही नौजवान काम करें, निश्चित रूप से रोजगार के लिए एक कंपनी होनी चाहिए। एक अस्पताल, बड़ा अस्पताल, आज मेजा पूरे यमुना पार में आप देखिए, मेजा, मांडा, भारतगंज से यहाँ से लेकर
कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसको सीधे इलाहाबाद लेकर जाना पड़ता है, रास्ते में दम तोड़ देते हैं लोग अस्पताल न पहुंच पाने के कारण। तो मुझे लगता है कि आज भी मेजा इतना विकसित होने के बावजूद भी एक बेहतर अस्पताल, एक बेहतर कॉलेज और एक रोजगार की जरूरत है, मेरा मानना है। अच्छा, तो इसके लिए आप कोई सोच के रखे हैं कि आपने ये सब काम कैसे करने हैं? नहीं, मेरी बात हुई, मैं 1-2 बार बॉम्बे विजिट पर गया हूँ, कुछ उद्योगपतियों से मेरी बात हुई है। हमारे यहाँ भारतगंज जमाड़ा के तमाम ऐसे नौजवान हैं जो वहाँ बुनकर का काम करते हैं, छोटी छोटी कंपनियों में। मेरी सोच है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं यहाँ 24 घंटे एनटीपीसी यहाँ पर उपलब्ध है, एनटीपीसी से बात कर मेजा के अंदर 24 घंटे बिजली दिलाकर बुनकर उद्योगों को उन्हीं उद्योगपतियों के माध्यम से यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास मैं करूँगा। उन लोगों से मेरी बात हुई थी, उन लोगों ने कहा कि वहाँ हमको 24 घंटे लाइट चाहिए तभी हमारा उद्योग चल सकता है। अगर आपको जनता इस बार विधायक बनाती है तो ऐसे में आपका पहला काम क्या होगा? मेरा पहला काम, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा मानना है कि विधायक और सांसद हो उनको तनख्वाह नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अगर मैं विधायक बना तो मुझे जो सरकारी तनख्वाह मिलेगा वो हर महीने मेजा के गरीब नौजवानों को, जो एकदम गरीब विधवा महिलाएं हैं, उनके खाते में 2000 पर महीना डालने का काम करूंगा। ये मेरा सबसे पहले सोच है कि यहाँ की बेरोजगारी दूर करने का प्रयास करूंगा, गरीबी दूर करने का प्रयास करूंगा, सड़कों को और अस्पतालों को सुरक्षित और बेहतर बनाऊंगा। जी बाबा तिवारी जी, मेजा को प्रयागराज का सबसे छोटा विधानसभा माना जाता है। ऐसे में आप हमें ये बताइए कि यहाँ के जितने लोग हैं वहाँ से हर घर से एक आदमी तो जरूर सरकारी कर्मचारी है। आपको क्या लगता है ऐसे में जनप्रतिनिधियों का काम क्या रह जाता है? नहीं, पहले देखिए ऐसा था कि जब पहले बड़ी बड़ी कंपनियां आया, नहीं आप समझिए इंडस्ट्रियल एरिया था, हमारे यहाँ कताई मिल था, पहले हर घरों में एक रोजगार था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं। आप देखिए बहुतों के घर में गरीबी, कहने को तो ब्राह्मण है लेकिन गरीबी एकदम चरम पर है, हर बिरादरी में गरीबी है। तो जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन लोग काम करना नहीं चाहते। आप देखिए गंगा पार से यमुना पार जाने के लिए प्रतिवर्ष नदियों में 10-5 लोगों की मौत होती है, 2 नाव डूब जाने के कारण। तो मेरा मानना है कि गंगा पार से यमुना पार को जोड़ने के लिए एक पुल बनना चाहिए, जिससे व्यापार भी हमारा बेहतर होगा, लोगों का जीवन भी सुरक्षित होगा। अच्छा, अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मेजा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेजा की जनता से मैं यही कहना चाहता हूं कि 15-17 सालों से आप लगातार मेरे संघर्ष को देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मेजा को मैं एक बेहतर नेतृत्व दे सकता हूं, आपकी लड़ाई को लेकर मैं यहां से लखनऊ की सदन तक लड़ सकता हूं, तो एक बार आप लोग मुझे मौका दीजिए। मैं निश्चित रूप से 5 सालों में मेजा की तस्वीर बनाने का काम करूंगा। मेजा को बेहतर, भय मुक्त, जात पात से मुक्त मेजा, स्वच्छ मेजा बनाने का काम करूंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। बाबा तिवारी जी, आपका हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके चरण। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे युवा नेता बाबा तिवारी जी, जिनको सर्वेश तिवारी जी भी हम कहते हैं। ऐसे ही अन्य कई दिग्गज नेताओं से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। देखते रहिए मनुष्य तिवारी टॉक शो और इजाजत दीजिए मुझे, यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा।